सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का हमारा विषय खासा संजीदा है। हमारा विषय है कटघरे में सरकार, अदालत का अधिकार, जिसका संदर्भ कोरोना संकट से देश के मौजूदा हालात में घेरे में आती सरकारें और उस पर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से लगातार आती टिप्पणियां और फटकार है। और इसकी शुरुआत अगर हम करें तो 21 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक टिप्पणी से करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए यह टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार कि आप भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए, लेकिन अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फरमान 21 अप्रैल 2021 को जारी किया था। आज 5 मई 2021 है। 15 दिन बीत गए इस आदेश के संदर्भ में अमल का इंतजार करते हुए, और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज उसी दिल्ली हाई कोर्ट के एक अवमानना नोटिस को स्टे करते हुए फरमान दिया है कि दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति करने के संदर्भ में आप कल सुबह 10:30 बजे तक हमारे सम्मुख कार्य योजना प्रस्तुत करें। जिस अदालत की एक टिप्पणी से सल्तनत हिल जाया करती थी, 15 दिन बाद भी महसूस कर रहे हैं कि वो जहां के तहां खड़े हैं। पिछले 15 दिन के दौरान लगातार समाचार पत्र की सुर्खियों में अदालतों की टिप्पणियां हैं, चाहे वो विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट हैं और चाहे सुप्रीम कोर्ट। कुल मिलाकर यह जाहिर होता है कि सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में अदालत की निगाह में नाकाम है। लेकिन उससे भी बड़ी नाकामी इस संदर्भ में है कि अदालतों के निर्देश, तमाम प्रकार की टिप्पणियों के बावजूद भी हालात जहां के तहां ही दिखाई देते हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि क्या अब इस देश के संचालन के लिए अदालतों के ऊपर ही हमें निर्भर करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अदालत की टिप्पणियां और निर्देश सरकारों के स्तर पर इस कदर बेअसर हैं तो आने वाले समय में हम किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि क्या आदेश निर्देश कहीं ऐसे तो नहीं हो रहे हैं जिनका व्यवहार में पालन ही सुनिश्चित नहीं है, तो क्या जमीनी हकीकत से कटी हुई हैं हमारी अदालतें। इस पर भी एक संजीदा किस्म की चर्चा करने की कोशिश हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक मर्यादा के अंतर्गत तमाम संस्थानों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें। महामारी के जिस दौर से इस समय देश और दुनिया गुजर रही है, उसमें एक एक टिप्पणी का, एक एक कदम का महत्व है। तो ऐसे नाजुक समय में इतनी सख्त टिप्पणियां और उन टिप्पणियों पर कोई असर न होता देखना निश्चित रूप से दुखद है। इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएंगे और इस चर्चा को किसी मुकाम तक ले जाने की ईमानदार कोशिश करेंगे। लेकिन यह सब सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र एक स्पेनिश उपन्यासकार का दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि देर करना सदैव खतरनाक है और किसी बड़ी योजना को टालते रहना प्रायः उसे नष्ट करना होता है। लेखक सेरवांटिस ने किताब डॉन क्विक्सोट में यह कोट दिया था। आशय यह था कि जब आप किसी बड़ी योजना के संदर्भ में काम कर रहे हैं, कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो उसमें जरूरत से ज्यादा विलंब उस योजना को नष्ट कर देता है। तो कोरोना की महामारी से लड़ने के संदर्भ में जो कुछ भी हमारी योजनाएं, जो कुछ भी हमारे कदम हैं, उनमें अगर देरी हो रही है तो वो देरी निश्चित रूप से हमारे सारे किए कराए पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है। इसकी रोशनी में आज हम बात करेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई के संदर्भ में, चाहे वैक्सीन के संदर्भ में है। जानने की कोशिश करेंगे इन टिप्पणियों के बावजूद भी कोई असर होता हुआ, कोई कदम उठता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है। तो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी जुड़ रहे हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विचारवान व्यक्ति हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी भी थोड़ी देर में होंगे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस का एक जाना पहचाना चेहरा है। हमारे साथ जस्टिस सीबी पांडे साहब हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश न्यायालय के। कपिल सांखला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के। साथ ही हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, जो देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम जस्टिस सीबी पांडे साहब से ही करना चाहते हैं, और जैसा आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि इस दौरान अदालतों की टिप्पणियां काफी सख्त हैं, काफी नाराजगी है, काफी आक्रोश है, पर उनके संदर्भ में कहीं हलचल उस तरीके से होती हुई नहीं दिख रही है। आपका तो एक लंबा न्यायिक जीवन है, मौजूदा परिदृश्य पर थोड़ा सा आप दिशा देंगे कि जो कुछ भी चल रहा है कितना वैधानिक तरीके से चल रहा है और इतना बेअसर क्यों हो रहा है।
देखिए, हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है जी इसलिए करनी पड़ी जी कि हाई कोर्ट ने ये देखा कि इतने गंभीर, जितने जल्दी और जितने प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए जी। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कदम उठाना ही पर्याप्त नहीं है जी, बल्कि आपका जो भी कार्यक्रम है, जो भी कदम आप उठा रहे हैं लोगों को राहत देने के लिए, बहुत तेजी से जी और बहुत सुनियोजित ढंग से उठाना चाहिए जी। अब ज्यादा मौतें इसलिए नहीं हुई कि लोग कोरोना के बीमारी से मौत हुई, बस हाईकोर्ट देख रहा है या पूरा देश देख रहा है कि लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाए, वहां अगर पहुंचे भी तो वहां बेड नहीं मिला उनको, और जब बेड नहीं मिला तो ऑक्सीजन की जो मिनिमम फैसिलिटी होती है वो फैसिलिटी उनको नहीं मिली। तो ये जो फेलोर सिस्टम है, ये कोई भी इसमें सामान्य व्यक्ति भी, हाईकोर्ट क्या कोई भी आदमी सामान्य व्यक्ति का आकलन नहीं होगा कि पूरी तरह से सिस्टम फेल है। उसके अलावा जिनको आपने ये भी कहा कि हम बेड नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को हम सुविधा हॉस्पिटल में नहीं दे पा रहे हैं, हम घरों को क्वारंटाइन रहिए, तो घरों को क्वारंटाइन रहने के बाद भी जिनको ऑक्सीजन मिलने की जरूरत थी वो भी ऑक्सीजन की व्यवस्था आप नहीं कर पाए जी। उसके अलावा दवाओं का भी आपने वादा किया कि हम घर से दवा पहुंचाएंगे, उसका भी कोई ऐसा नेटवर्क नहीं बनाया कि लोग फोन करें और तुरंत उनके पास दवा पहुंच जाए। तो इतनी अफरा तफरी पूरे देश में एक महामारी से, जितनी बीमारी से नहीं है उतना अफरा तफरी व्यवस्था को देख के लोगों को, और किसी को भी आप मीडिया का भी देखिए चर्चा में, वो भी उसको भी लग रहा है कि बिल्कुल देश में अफरा तफरी मची और सब लोग अफराए होंगे। तो इसी का ही तो वातावरण जो बना, हाईकोर्ट अभी देख रहा है कि इस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ये तो कुछ कंट्रोल में चीजें आई नहीं रही, तो इसलिए उनको सख्त टिप्पणी बनी और उन्होंने सख्त टिप्पणी करके उनका नियत हाईकोर्ट की थी कि आप जमीन जमीन आगे कर दिखाइए। और अफसोस की बात है कि इतनी सख्त टिप्पणी के बाद भी जल्दी अभी नहीं कर, महीने बाद 2 महीने में तो धीरे धीरे चीजें हो ही जाएगी, लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं है जो महीने 2 महीने 15 दिन हो, ये चीजें ऐसी हैं जो 3 दिन और 4 दिन के अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए, और ये 3 दिन 4 दिन के बाद व्यवस्था नहीं हो रही तो हाईकोर्ट क्या लाएंगे। तो और हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लिव, जीने के अधिकार की गारंटी अगर संविधान ने दे रखा है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के राइट टू लिव को सेफ गार्ड करे, लोगों के जीने के अधिकार को जिस तरह से भी हो उसकी सुरक्षा प्रदान करे। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जैसा आपने कि जीने के अधिकार जो संविधान से प्रदत्त है भारत के नागरिकों, उसे सुरक्षित रखना न्यायालय की जिम्मेदारी है। मैं आज समझने चाहता हूं पर न्यायालय भी भ्रमित क्यों नजर आ रहे हैं। यह सवाल पूरी विनम्रता के साथ आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर एक दिशा निर्देश जारी किया जिसमें 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें इलाहाबाद था, लखनऊ था, गोरखपुर था, कानपुर था और बनारस था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसे स्थगित कर दिया, रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही बोल दिया हम नहीं लागू करेंगे, सर्वोच्च अदालत जाएंगे। उसी सर्वोच्च अदालत ने 4 दिन बाद 6 दिन बाद भारत सरकार और राज्य सरकार को निर्देशित किया संक्रमण ऐसा बढ़ रहा है, लॉकडाउन पर विचार करें, लॉकडाउन पर जाएं। तो देश भ्रमित है। 4 दिन पहले जिसमें स्थगन दिया गया हाईकोर्ट के निर्देश को, देश की सबसे बड़ी अदालत ने 4 दिन बाद 6 दिन बाद उसी लॉकडाउन पर विचार करने को कहा। कहां जाएगा व्यक्ति? जी तो साहब, जी पांडे साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पांडे साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, या हो सकता है मेरा सवाल ऐसा हो जिसके संदर्भ में उन्हें लगता हो कि ये सवाल अभी पूछे जाने के लायक नहीं है। लेकिन मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलता हूं और प्रेम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहता हूं, पहले ही आपके पार्टी के संदर्भ में, आपकी सरकार के संदर्भ में यह आरोप है कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने पर आप आमदा हैं। पर वर्तमान महामारी के दौर में अदालतों के निर्देशों की जिस तरीके से बेकदरी या अनदेखी होती हुई दिखाई दे रही है, क्या तय कर लिया कि अब आपके निशाने पर अदालतें भी हैं? अदालतें रोज निर्देश जारी करती हैं और उन निर्देशों पर कोई कदम न उठाना यह आपकी सरकार के संकल्प के तौर पर दिखता है। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें तो, इसके बाद वैक्सीन पर आ जाएं। देश की सबसे बड़ी अदालत कह चुकी है कि वैक्सीन के संदर्भ में केंद्र सरकार तय करे, कंपनियां तय नहीं करेंगी कीमत क्या होगी।
कंपनियां तय नहीं करेंगी किसको कितनी मिलेगी। राज्य सरकार के लिए पूरा केंद्र सरकार ही क्यों नहीं खरीद लेती? जूं तक नहीं रह रही है, कोई कदम उठाया गया हो पता नहीं चल रहा है। तो सम्माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी से जानना चाहते हैं, जो संविधान मर्मज्ञ हैं, कि क्या व्यवस्थिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों के संदर्भ में इतनी स्पष्टता आपने प्राप्त कर ली है कि अब देश की न्यायपालिका, और वो भी सर्वोच्च न्यायपालिका, अगर कोई दिशा निर्देश दे भी तो उस पर कोई कदम उठाना आपके लिए जरूरी नहीं है? देखिए, जहाँ तक पहली बात आपने कहा कि हमारी पार्टी पे ये आरोप है कि हम लोग तमाम संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने पे लगे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, ये एक अब जिस सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे जो हम लोगों के पक्ष में फैसला किया, और वही सर्वोच्च न्यायालय के जब चीफ जस्टिस राज्यसभा के सदस्य बने, तो जो लोग इस बात के लिए सर्वाधिक प्रचारित करते थे कि हम लोग कोर्ट को अपने अनुसार करते, संवैधानिक संस्थाओं सीधे तौर पे एक इनडायरेक्ट को करते थे, और हमारे ही समय में तमाम जगहों पे कोर्ट जो है अलग अलग समय पे अलग अलग मामलों में निर्देश जारी करती रही है, चाहे रात को किसी मामले में सुनने का बात है, चाहे ये। तो संवैधानिक संस्थाओं को हमारी सरकार ने कभी भी उनको ओवररूल नहीं दिया। जहां तक बात इस महामारी का है, महामारी में देखिए बहुत साफ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अपनी विधायिका, सबके जो संविधान में अधिकार हैं बड़े स्पष्ट हैं और कर्तव्य भी बड़े स्पष्ट हैं जी। तो आदेश दे रही है। अब उन आदेशों के परिपालन में मुझे तो कहीं ऐसा नहीं दिखा कि केंद्र की सरकार ने या जो भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपना पक्ष वहां प्रस्तुत नहीं किया, चाहे अपनी उनकी सीमाएं हो। अभी जो बात आ रही थी, किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं करेंगे जी, लेकिन सबकी अपनी सीमाएं हैं और आदेशों के परिपालन में, जैसे आपने कहा कि एक कोर्ट कुछ अलग आदेश दे रहा, दूसरा कोर्ट अलग दे रहा, हाई कोर्ट अलग बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट अलग बोल रहा। अब सुप्रीम कोर्ट जो बोला है तो उसके परिपालन में ये बात जरूर है कि जो ये अभी वातावरण बना है महामारी का, इसमें बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हम लोग सारी जगह देख रहे हैं, तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी, बीच का जो कालखंड निकला था और उस कालखंड में जितना लोगों को सोचना चाहिए था, जो आपने शुरू में कहा कि वो स्पेनिश जो साहित्यकार ने कहा कि जो डिले हुई, तो एक प्लानिंग और उसके डिले में तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, सबके अपने अपने जो कर्तव्य हैं। अच्छा, अभी चूंकि जो ये पेंडेमिक है, इसमें हर व्यक्ति जो चाहे किसी जगह पे बैठा है, कोर्ट में बैठा है, ब्यूरोक्रेट्स है, आपकी मीडिया में बैठा है, लेकिन वो आदमी जरूर है, और इसलिए जिसको जब जहां मौका मिल रहा है वो अपने चिर परिचित के लिए वो प्रयासरत भी है। तो अब बेसिक बात है ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन की। अब वैक्सीनेशन की परिस्थितियां सबको मालूम है कि वैक्सीनेशन जो शुरू में जिन लोगों ने ये चारों तरफ फैला दिया कि भाई वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, आज ये स्थिति हम लोग छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि पिछले 1 तारीख से 18 से 44 साल के लोगों को अंत्योदय के लिए वैक्सीनेशन कराने की बात कही गई। हाईकोर्ट ने जो कहा उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन अभी 1,30,000 ही वैक्सीन आया है और टोटल 1,30,000 वैक्सीन भी अभी छत्तीसगढ़ में नहीं लग पाया है। उसका कारण है कि लोगों के अंदर जो जागरूकता नीचे लानी थी, उनके अंदर लोगों ने पहले भय पैदा कर दिया। आज वो लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए फिर बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने अधिकार हैं और सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। कभी कभी किसी किसी के अपने कर्तव्य पालन में दूसरे के अधिकार में घुसने की भी कोशिश हो जाती है। माफी चाहूंगा, मैं केवल आपसे इतना पूछूंगा कि हम बात क्रिकेट की कर रहे हैं तो आप हॉकी क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ?
नहीं हॉकी नहीं खेल रहे हैं। इसलिए सवाल है मेरा कि इस देश के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को कहा था कि ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। देश की राजधानी है दिल्ली। आज 5 मई है, 15 दिन में भी आपने ऑक्सीजन आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराई। आपकी सरकार के तमाम मंत्री टीवी पर चीखने चिल्लाने के लिए मौजूद है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सब व्यवस्था है। अदालत बोल रही है कि लोग मर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। क्या आपकी निगाह में अदालत की बात की कीमत नहीं? एक सवाल। या आपके बस की नहीं जो अदालत निर्देश दे रही है? दूसरा सवाल। तीसरा, वैक्सीन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है वो जाने दीजिए। देश की सरकार के संदर्भ में देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपेक्षा की कि वैक्सीन का फैसला कंपनियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। ना कंपनी कीमत तय करेंगी, ना ही कंपनी यह तय करेंगी किस राज्य को कितनी मिले। केंद्र क्यों नहीं पूरा उठाती? मौन है आपकी सरकार। इस मौन पर टिप्पणी करना चाहेंगे प्रेम प्रकाश पांडे जी? दोनों पे कहना चाहूंगा। जहां तक ऑक्सीजन की बात रही है, आप देखिए जिस दिन से केंद्र सरकार इसके चारों तरफ से जो इंडस्ट्री के ऑक्सीजन थे उसको उसने डाइवर्ट करके मेडिकल क्षेत्र में ले आया। आपके रेल की सेवाओं से, हवाई सेवाओं से, मिलिट्री के माध्यम से भी जो सैनिक की सेवाएं हैं वहां से टैंकरों से सप्लाई की पूरी कोशिश। दिल्ली में उन्होंने कोटा भी बढ़ाया। अब दिल्ली में तो ये स्थिति बनी कि उसी हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी कहा कि वहां टैंकर नहीं है, वहां तक पहुंच जा रहा है लेकिन वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहा। इसलिए व्यवस्थाओं के मामले में किसी एक के इसमें नहीं है। दूसरा, वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, आप देखिए 45 से 60 साल तक और 60 के ऊपर और उसके पहले के वैक्सीनेशन का आज भी वो पूरी तरह से केंद्र सरकार ये कर रही है। 18 साल की लोगों ने मांग किया कि 18 साल का वैक्सीनेशन होना चाहिए। अभी केंद्र सरकार उस पर भी राज्य सरकारों से बात की। कई राज्य सरकारों ने स्वयं उसका खर्चा उठा लिया। अब कंपनियां खुद बोल रही है कि भाई हमारे पास इतना ही सप्लाई है। अब 2 कंपनियां हैं और सप्लाई का जो आधार होगा, आखिर जो प्रोडक्शन होगा उससे सप्लाई के आधार पर, और केंद्र सरकार जो आधा उसको मिल रहा है वो भी तो पूरे राज्य सरकार को ही देगी। आखिर वो कोई केंद्र सरकार अपने पास तो नहीं रखेगी। प्रेम प्रकाश जी, अभी भी आप बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, कंपनी के ऊपर छोड़ दिया। ठीक किया ऐसे ही महामारी के दौर में आपकी सरकार ने। सर्वोच्च न्यायालय को आपत्ति इस बात पे। कोई शर्मिंदगी नहीं आप लोगों को इस संदर्भ में कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आप गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं। इसके माध्यम से राज्य सरकारों के संदर्भ में कैसे तय होगा किस राज्य को पहले मिले, किस राज्य को बाद में मिले? क्या यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? 45 साल 60 साल के ऊपर वाले की पूरा वैक्सीनेशन तो आपने मान लिया है कि इस देश के अंदर 45 साल तक के ऊपर के लोगों पर ही आपकी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 18 से 45 साल के संदर्भ में केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं, राज्य सरकार उनके भाग्य का फैसला करें। लेकिन मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के जिम्मेदार नेता जयप्रकाश जी जुड़ गए हैं। और जयप्रकाश जी, मेरे सवाल जो प्रेम प्रकाश पांडे जी से उससे इतर सवाल आपसे हैं और आपसे जानने में दिलचस्पी है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लगातार निर्देश आ रहे हैं लेकिन उन पर अमल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस चीज को आप कितना बहावा महसूस करते हैं देश के संदर्भ में? इसके संदर्भ में आप जैसा गुणी राजनीतिज्ञ आने वाले समय की किस आहट को महसूस कर रहा है, ये आपसे सवाल है। देखिए डॉक्टर सुधांशु जी, प्रजातंत्र में वैसे तो 3 स्तंभ होते हैं जी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। जी, जब विधायिका असफल हो जाए, जी, जिस तरीके से आज भारतवर्ष की केंद्र की सरकार जी, पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है ऑक्सीजन सप्लाई करने में और दवाई का इंतजाम करने में, मरीजों के बिस्तर का, बेड का प्रबंध करने में जी, और मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। जी, पांडे जी, गुड़गांव दुनिया का बड़े शहरों में से एक शहर है जी। कल रात को भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई और 10-12 लोग एक हॉस्पिटल में मर गए और डॉक्टर और दूसरा स्टाफ, नर्सिस विवश होकर के मरीजों को छोड़ करके भगवान के सारे भागना पड़ा। ये हालत आपकी सरकार की। आपकी सरकार जब पिछली बार पहली बीमारी आई, उसके बाद दूसरी लहर की चर्चा आई, 1 वर्ष तक केंद्र सरकार ने क्या किया?
कोई नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जी कोई नई दवाई तैयार करवाई? आप देशों में गए और वहां बांटते गए। आप ये कह रहे हो कि भाई हमें वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की कमी है, पिछली बार भी मैंने प्रश्न आपका रखा था, जो दूसरी देशों की सरकारों ने बनाए हैं वैक्सीन, वो आप क्यों नहीं ले रहे? स्पुतनिक आई हुई है तो चालू क्यों नहीं कर रहे? तो दूसरी फाइजर की आनी है, उसको क्यों नहीं ले रहे? यानी कि आपने सारा समय विपक्ष की राजनीति को कमजोर करने के लिए आपने 6 महीने वेस्ट बंगाल में जो बेकार में खर्च किए, आपके केंद्र की सरकार ने, सारे मंत्री वहां बैठे रहे। आज पूरा भारतवर्ष रो रहा है कि केंद्र की सरकार की गलत नीति, और जो प्रदेशों की सरकारें थी, चलो किसी की भी दल की हो, मैं की प्रशंसा भी करूंगा जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैं विरोध भी करूंगा। मैं आप पूछना चाहता हूं, आज दिल्ली की सरकार की आप चर्चा कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, हमारा दिल्ली हाई कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि इनको पूरी गैस सप्लाई करो, और जिस तरीके से अवमानना नोटिस दिया गया वो ठीक है। हमें सर्वोच्च न्यायालय की, बड़ी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों की हम इज्जत करते हैं, सम्मान करना जरूरी है अगर प्रजातंत्र सही चलाना है। और न्यायपालिका का नियंत्रण यदि आज नहीं होता, मैं ये समझता हूं कि आपकी जिस तरीके से ये गूंगी बहरी सरकार, जो मृत्यु पे बैठे मृत्यु संज्ञा पर बैठे लोग हैं, उनके परिवारों की आवाज तक नहीं सुनते। आज तक हमें आपकी केंद्र सरकार का यही नहीं पता कि लॉकडाउन करोगे नहीं करोगे, कहां करोगे, कैसा करोगे, स्टूडेंट्स की शिक्षा का क्या इंतजाम करोगे, बेरोजगार के लिए रोजगार का क्या इंतजाम करोगे। तो आप बार बार, मैं सुन रहा था आपका वक्तव्य, आप बहका रहे हैं 18 से 45-44 साल के, किसने मना किया वैक्सीन अच्छी नहीं है? वे केवल उस वक्त ये चर्चा आई थी क्योंकि केंद्र सरकार की विश्वसनीयता पर जनता का विश्वास उठ चुका था। यह विश्वास आपने पैदा करना चाहिए था कि वैक्सीन सही है। जब लोगों ने देखा ये तो साइंटिस्टों ने बनाई है, क्योंकि आपकी केंद्र की सरकार, आपके केंद्र के मंत्री झूठी वाहवाही लूटने के लिए कहते वैक्सीन हमने बना दिया। आपने क्या कर दिया? वो 2 कंपनियां हैं, उन्होंने वैक्सीन बनाई, तो उस वक्त ये बहस आई थी। उसके बाद तो हर कोई चाहता है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की मैं चर्चा करूंगा, 18 से 40 साल का नौजवान दर दर घूम रहा है। उनको कभी कहते हैं, आप व्हाट्सएप पे देख लिए, उनकी आपकी ऐप है, ऐप पे कोशिश कर लिए, नंबर लगते नहीं, भागे फिर रहे हैं। ना आपके पास वैक्सीन है, ना आपके पास ऑक्सीजन है, ना आपके पास वेंटिलेटर बेड है, ना आपके पास पूरी मात्रा में दवाई उपलब्ध है। तो ये सरकार क्या कर रही है? आपसे मेरे न्यायपालिका को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में एपेंडेमिक एक्ट देश में लागू है और न्यायपालिका ने एक कदम उठाया है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। जयप्रकाश जी, किस फैसले की प्रशंसा करना चाहते हैं आप? मैं अदालतों के द्वारा 21 तारीख से तमाम फैसले दिए जा रहे हैं, अमल में वो किसी भी फैसले को होते हुए हम देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे फैसलों के मायने क्या देश में? इस पर कोई चिंता आपकी है? मैं ये कहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के खिलाफ जब उन्होंने नोटिस दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो उसको स्वीकार करना चाहिए था, उसको मानना चाहिए था, उस पर स्टे ऑर्डर नहीं करना चाहिए था, मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। आपके वित्त मंत्री जी मजाक में कहते थे गैस की कमी नहीं है, रेमडेसिविर की कमी नहीं है, दूसरी दवाइयों की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, तो फिर है कहां? 1 लाख लोग दिल्ली में घरों में इलाज करवा रहे हैं विवश होकर के। पांडे जी, 30-30, 50-50 हजार रुपए का एक सिलेंडर लिया जाता है। हरियाणा प्रदेश की हालत बहुत बुरी है। यदि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, अगर आपने काम सीखना उनकी टीम दीपेंद्र से सीखिए कि किस तरीके से वो आम आदमी का, जिसके पास गैस नहीं है, जिसको बिस्तर की आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, वो इंतजाम करते हैं। और जब उनका इंतजाम ज्यादा अच्छा कारगर हुआ तो अब हरियाणा सरकार ने भी हॉस्पिटल भी अपने कब्जे में ले लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल। हिमांशु जी, आपने ऑक्सीजन भी अपने कब्जे में ले ली कि सप्लाई हम करेंगे। आप करते नहीं, दूसरों को करने नहीं देते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है स्टे पर, उसके संदर्भ में जयप्रकाश जी का मानना है, पूर्व केंद्रीय मंत्री का, कि ये रोक ना होती तो बेहतर होता। लेकिन हम चर्चा को थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में जाने माने अधिवक्ता कपिल साखला साहब जुड़े हुए हैं। कपिल साखला साहब, इस देश में पिछले 2 दशक में खासतौर पर यह वातावरण बना था कि अगर कहीं कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो अदालत के माध्यम से रास्ता जरूर निकलेगा। कहीं और से मदद नहीं मिलेगी, अदालत से मदद जरूर मिलेगी। कहीं और से न्याय नहीं मिलेगा, अदालत से न्याय जरूर मिलेगा। पर इस महामारी के दौर में पिछले 15-18 दिन से
अदालतों के निर्देश जिस प्रकार से जारी हो रहे हैं, जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं, पर व्यवहार में उसको कोई फलीभूत होते हुए नहीं देख रहे हैं, ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये आपसे सवाल है। क्या अदालतें इस देश के अपना इकबाल खो गई? ये आपसे सवाल। दूसरा, जो टिप्पणियां भी हैं वो भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हैं। अदालत टिप्पणी कर रही है, भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए, अदालत की टिप्पणी है। देश को किस तरफ ले जाने वाले हैं? तो इस संदर्भ में आप जैसे कानूनविद इन टिप्पणियों को किस निगाह से देख रहे हैं, जो ऐसी सम्मानजनक जगहों पर मौजूद रहते हैं? थोड़ा इस पर दृष्टि देंगे। इस प्रकार की टिप्पणियों को भी कानून जगत किस रूप में ले रहा है? हिमांशु जी, पहली बात तो यह है कि अगर किसी भी सिटीजन की मौत हो जाती है कि उसको बेड नहीं मिला या डॉक्टर नहीं मिले या ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वो शर्म की बात है जी। और हम उसमें पॉलिटिक्स ना खेल के अगर फैक्ट्स की बात करें, लॉ की बात करें, तो शायद वो ज्यादा ठीक होगा। क्योंकि हमें ये भी सोचना है कि उस आदमी की जिसकी समझे हस्बैंड मर गया हो या वाइफ या बेटा मर गया हो, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि स्टेट क्या कर रही है, सेंटर क्या कर रही है। उसको बस ये मालूम है कि उसको सिलेंडर नहीं मिला या बेड नहीं मिला या डॉक्टर नहीं मिला जी। तो मैं सिर्फ लॉ के बारे में बोलूंगा, शायद थोड़ा सा कड़वा लगे, बट मैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट में बोलूंगा, चाहे पॉलिटिकली इनकरेक्ट जी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जी, वो हेल्थ को स्टेट सब्जेक्ट मानता है। तो हर स्टेट की अपनी ड्यूटी है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि वो अपने रेसिडेंट्स की हेल्थ का वो ध्यान दे। तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो क्लिनिक्स होते हैं, जो ऑक्सीजन है, वो स्टेट सेंट्रिक ड्यूटी है जी। जब बहुत तगड़ी महामारी होती है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सेंटर से मदद ली जाती है, सेंटर फिर मदद करती है अपने दायरे में जी। पर जब सेंटर मदद करती है, अनफॉर्चुनेटली वो ये देखती है कि अगर दिल्ली में भी हो रहा है और आसाम में भी हो रहा है, तो कितना सामान मैंने आसाम भिजवाना है, कितना मैंने दिल्ली में रखना है। ये सच्चाई है, ये क्रूर सच्चाई है, ये बहुत शर्मनाक सच्चाई है, पर ये सच्चाई है क्योंकि सेंटर पूरे इंडिया को देखेगा जी। तो ये बड़ा एक स्टेट सेंट्रिक सब्जेक्ट होता है। तो आज आंसर क्वेश्चन जो ये है वो ये नहीं है कि स्टेट क्या कर रही है, सेंटर नहीं कर रही, सेंटर ने क्यों नहीं लेकर आई, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन ये है कि अगर हम दिल्ली में बैठे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में दिल्ली सरकार क्योंकि स्टेट है, उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो हम कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, उसमें स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार अलग अलग है और उनके बीच में अपनी फ्रिक्शन चल रही है, जो बोला जा रहा है। बट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है जी। अब आगे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात, ये भी बहुत जरूरी है। जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब है, जस्टिस सांघी, वो बहुत ही फाइन जज हैं। उनके सामने मैं बहुत बार अपीयर हुआ हूं। बहुत ही एम्पैथेटिक जज है। इनका मतलब है उनका दिल बहुत मोम का है, बहुत कच्चा है। उनकी बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं, मैट्रिमोनियल केसेस में जजमेंट्स हैं, बच्चों के लिए जजमेंट्स हैं, जो बहुत प्रोटेक्टिव जजमेंट्स हैं जी। जब कोई भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जाती हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमंस हैं जी, राइट। उनके मुंह से भी कितनी बार इमोशनल ऐसी चीजें निकल जाती हैं जो जरूरी नहीं कि आपकी ऑर्डर शीट में लिखी जाए जी। तो हमें उनको करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए जी। तो अगर उन्होंने ये बोला कि आप चोरी करिए, आप डाका डालिए, या कुछ भी करिए, आप ऑक्सीजन लेकर आइए, आपको उसके रैमिफिकेशन, उसका रीजन समझना चाहिए। वो ये जानती है कि दिल्ली में लाखों लोग मर रहे हैं, वो पता नहीं कहां कहां छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं ताकि उनको हॉस्पिटल बेड मिल जाए जी। तो अगर एक दिल्ली का आदमी, लेट अस से दिस, एक दिल्ली का आदमी जिसके पास रसूख है और पैसा है, एक छोटे से गांव में या एक छोटे से शहर में जाके वहां के किसी का बेड ले लेता है, तो वहां के सिटीजन, वहां के रेसिडेंट के लिए भी एक अनफेयर बात है। हुई या नहीं हुई जी। तो क्वेश्चन ये हुआ कि हमने यहां पे क्या करा, ये पहली बात हुई। और जैसे कि जज साहब ने बोला, बहुत सही बात बोली कि जो राइट टू लाइफ है, जो राइट टू लिव है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी स्टेट की भी है कि वो अपने स्टेट के लोगों को प्रोटेक्ट करे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। जब सेंटर आता है तो सेंटर फिर क्या कर रहा है, सेंटर स्टेट के राइट को ले रहा है। तब हम ये बोलेंगे अरे सेंटर ने स्टेट के राइट को कैसे ले लिया, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एज ए डिफेंस लॉयर मैं बहुत सारी कंपनीज के लिए काम करता हूं। अगर सेंटर गवर्नमेंट ये बोल दे कि ये दवाई का रेट हमने इसमें फ्रीज कर दिया है तो, और फ्री इकोनॉमी को अगर रोक ले, तो एक बहुत बड़े डर की बात होगी। डर की बात ये होगी जो इंटरनेशनल, देखिए फ्री मार्केट और फ्री इकोनॉमी क्या करती है कि जैसे एक आदमी आके अगर एक सामान समझे कि अनरीजनेबल प्राइस पे बेच रहा है और 5 और उसके कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं और प्राइस तोड़ देते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है कि मार्केट रेगुलेट, सेल्फ रेगुलेट करती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में नहीं आएंगी। आपको मालूम है अर्जेंटीना में फाइजर ने आने से मना कर दिया, ये केस बहुत तगड़ा चल रहा है इंटरनेशनल।
कि फाइजर ने कह दिया हम अर्जेंटीना नहीं आते क्योंकि आपके वहां पे लॉस ठीक नहीं जी। हिंदुस्तान में भी जब हम इनवाइट करना चाहते हैं इंटरनेशनल बिजनेसेस को और इंटरनेशनल दवाइयों को, तो हमें इकोनॉमी को फ्री, मार्केट को फ्री रखना पड़ेगा। अब हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास करा वो अपने सिटीजन्स के लिए एकदम ठीक करा जी। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी उससे भी बड़ी है, जैसे मैंने कहा ना कि सेंटर की ड्यूटी स्टेट से बड़ी है। कपिल साहब मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, यह भ्रम की स्थिति है। मेरे 2 सवाल थे, उनमें से एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है। कोर्ट आदेश तो दे रही है, पर सरकारों के स्तर पर पहला मौका मैं अपने जीवन में देख रहा हूं कि उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है, वो व्यवहार में कहीं प्रभावी होते हुए नहीं दिख रहा है। वैक्सीन के संदर्भ में 30 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश आए, आज 5 मई है। केंद्र सरकार के स्तर पर कोई पहल भी हुई हो, यह कहीं सुनाई या दिखाई नहीं दिया। यह मेरा सवाल है, क्या सर्वोच्च न्यायालय का इकबाल इस देश में नहीं रहा? क्या यह जाहिर होने की चेष्टा हो रही है? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि कोर्ट का भ्रम भी दिख रहा है, जो मैंने सवाल जस्टिस सीबी पांडे साहब के सम्मुख रखा था, आपसे भी रखता हूं, कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगाएं, उत्तर प्रदेश के संक्रमण इतना बुरी तरीके से फैल रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शाम को ही उसके खिलाफ रिवेंज के तौर पर कहा कि हम नहीं करेंगे, हम अदालत जाएंगे ऊपर। सर्वोच्च अदालत गए और स्टे ले लिए, और वही सर्वोच्च अदालत, वही सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते बाद ही कहता है कि हालात खराब हो रहे हैं, केंद्र सरकार विचार करे लॉकडाउन के संदर्भ में। क्या यह अपने आप में भ्रम की स्थितियों को नहीं बनाता? बतौर कानूनविद इसके संदर्भ में आपकी दृष्टि, दोनों सवाल, कि कार्य में परिणत क्यों नहीं हो रहे जो आदेश आ रहे हैं वो, और दूसरा ये कि आदेशों में यह भ्रम क्या आप जैसे जाने माने वकील भी महसूस कर रहे हैं, विद्वान वकील भी महसूस कर रहे हैं कि नहीं? जी, मैंने हिमांशु जी कहा ना, जो मैं कहूंगा शायद थोड़ा सा कड़वा लगे, पर मैं सिर्फ लॉ पे बात करूंगा। बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति है, पर एज ए लॉयर में आया हूं तो एज ए लॉ ही बात करूंगा। देखिए, दायरा हर जो हमारे 3 पिलर डेमोक्रेसी के हैं, जुडिशरी उसमें से एक है, हर पिलर का एक दायरा है, और उस दायरे से आगे जब बढ़ता है तो वो दूसरे पिलर और दूसरे के राइट्स पे इंक्रोच घुस जाता है। जी। हमारी जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली ऐसे बोला जाती है, जुडिशियल ओवररीच करती है। मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर्स में घुस जाती जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट्स में यह बात बोली है कि नहीं, हमें मालूम है कि हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पावर्स में घुस नहीं सकते हैं, पर जहां पे वैक्यूम है, जहां पे कोई लॉ नहीं है, हम वहां पे एक लॉ बना सकते हैं। फिर वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की राइट है कि वो उसको माने या ना माने जी। अगर हम ये बोल दें कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, डंडा मार दिया, आपको करना ही पड़ेगा, तो ये जुडिशियल ओवररीच होगा। देखो, ये अनफॉर्चुनेट है, पर ये है जी। तो 3 चीजें होती हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई लोअर कोर्ट कर सकती है। एक होती है जुडिशियल इंटरवेंशन जी। जब उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो इंटरवीन कर सकती है, मतलब बीच में घुस सकती है, कहती है भैया ये क्यों नहीं हो रहा है, इसे ठीक करो। फिर होता है जुडिशियल एक्टिविज्म जी। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है जब वो ये देखती है कि कुछ नहीं हो रहा तो वो ऑर्डर पास करती है, आप ये करिए जी। ये हो गया एक्टिविज्म जी। और तीसरा होता है जुडिशियल ओवररीच जी। जब वो ऐसा कोई ऑर्डर पास करती है जो पावर उसके पास नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है ये लेजिस्लेचर या ये एग्जीक्यूटिव करेगी। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली लोग मर रहे हैं, मैं जानता हूं, इसलिए मैंने कहा कि बहुत कड़वी बात है जी। पर अनफॉर्चुनेटली जब कोई हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है कि वो ये देखे कि कहीं ये जुडिशियल ओवररीच तो नहीं है, और अगर ओवररीच होती है तो उसको अनफॉर्चुनेटली अपनी ड्यूटी, अपने दायरे में उसको स्टे करना पड़ता है। पर वो एक रिक्वेस्ट करती है सेंटर को या स्टेट गवर्नमेंट को कि पर देखिए लोग मर रहे हैं, आपके पास ये पावर है, आपके पास ये ड्यूटी है, आप प्लीज प्रोटेक्ट करिए। पर उनको अपना दायरा मालूम है, उनको ये मालूम है कि उस दायरे से आगे नहीं जा सकते। ये अनफॉर्चुनेट बात है। बड़े सुंदर तरीके से लेकिन कपिल साकला साहब ने परिभाषित किया न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में, जिन विषयों के संदर्भ में हाईकोर्ट सीधे दिशा निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय एक दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है व्यवस्थापिका को और कार्यपालिका को कि आपकी ये जिम्मेदारी है वर्तमान महामारी के दौर में, इस अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। इस रोशनी में कपिल साकला साहब ने काफी चीजें विस्तार से बताई हैं, लेकिन मैं अब प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। जो लोकतंत्र की परिभाषा दी जाती है उसमें 3 पिलर बताए जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। लेकिन अनुभव के आधार पर लोगों ने चौथा स्तंभ भी माना, वो पत्रकारिता को माना, और उसके स्तंभकार के तौर पर प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं इस संदर्भ में, क्या वर्तमान में जिस प्रकार का परिदृश्य खिंचा है, बतौर पत्रकार लोकतंत्र के लिए हितकर मान रहे हैं?
महामारी के दौर में जिस प्रकार से एक टकराव दिख रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, क्या कहेंगे इसके संदर्भ में आप? हिमांशु सर, ये जो चर्चा हो रही है, मेरा मन हर वक्ता के साथ कुछ न कुछ रिएक्ट हो रहा था, मन कर रहा था कि मैं कुछ बोलूं जी। और अंततः हम उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। बहुत सारे सवाल तो खत्म हो जाते, यही चर्चा की खूबसूरती भी है जी कि इसे कितनी विचारोत्तेजक चर्चा हो रही है जी। ये जो आपका सवाल है, इसमें निश्चित रूप से ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हम सरकारों को न्यायालय की परवाह नहीं करते हुए देख रहे जी, और इसकी वजह को हमें टटोलना होगा कि क्यों ऐसी स्थिति है जी। मैं बहुत जल्दी में रिकैप करूंगा जी। देखिए, सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट मान लेती है अंदर में जो भी लिखी हुई बात है, और सीएजी ने क्या लिखा सही मान लेती है, लेकिन बाद में वो गलत होता है जी। यही सुप्रीम कोर्ट जो राम जन्मभूमि मुद्दे को सुनने के लायक प्रायोरिटी में नहीं समझती थी जी। एक स्थिति आती है कि इसके सामने दूसरे केसों की कोई प्रायोरिटी नहीं होती जी। यही सुप्रीम कोर्ट जो कि पूरे देश में जब लॉकडाउन लगा था, लोग सड़क पर घूम रहे थे, सरकार की बात आंख मूंद के मान लेती है कि कोई सड़क पर नहीं चल रहा है, सरकार की बात मान लेती है जी। और यही सुप्रीम कोर्ट आज भी जो स्थिति पैदा हुई है ऑक्सीजन की कमी को लेकर के, उससे पहले हमारे हाई कोर्ट जागते हैं, 7 हाई कोर्ट अलग अलग फैसले देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सोया रहता है। तो ये स्थितियां उसकी पृष्ठभूमि से मैं अभी जोड़ रहा हूं। पहले जो बातें हुई है, उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा में पहुंचे हैं, एक विश्वसनीयता का संकट तो पैदा हुआ है, जनता के मन में भी सवाल है और सम्मान में भी कमी आई है अदालत के। ये बात भी मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी किसी वकील पर मुकदमा सुनने की पहले है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले आज तक सुने नहीं गए। विचाराधीन कैदी बनकर के मानवाधिकार के कार्यकर्ता जेलों में कोविड में मर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, इसको सुनने की जरूरत नहीं है। तो विश्वसनीयता का संकट है। अब देखिए, हाई कोर्ट ने आपने बहुत बढ़िया दिखाया, आंकड़ों से बताया 21 अप्रैल से लेके बाद तक की घटनाएं, और वो जो शाब्दिक अर्थ में जाए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा भीख मांगो और उधार लो और चोरी करो, शाब्दिक अर्थ में जरूर हम उस पर क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन भावना के स्तर पर उन्होंने इमोशन रखा। ये विवाद का विषय हो सकता है वो उस इमोशन को लेकर, लेकिन दैनिक सुनवाई हो रही थी हिमांशु साहब जी, दैनिक सुनवाई रोज दिल्ली हाई कोर्ट सुन रहा था, लेकिन दिल्ली को उसके कोटे का ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। 28 अप्रैल तक नहीं मिला, कोटा बढ़ा भी दिया गया लेकिन कोटा नहीं मिला। अभी सांखला साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य जो विषय है स्टेट का है, निश्चित रूप से स्टेट का है, लेकिन रेमडेसिविर का निर्यात होगा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन का निर्यात होगा कि वैक्सीन का प्रोडक्शन का ऑर्डर कब दिया जाए, कितना दिया जाए, ये सब स्टेट का विषय नहीं होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई सेंटर तय करती है, तो स्वास्थ्य स्टेट का विषय हो करके भी स्टेट का विषय नहीं रह जाता है, खासकर महामारी में मैं बात कर रहा हूँ। आज आप देखिए, जो वैक्सीन 150 रुपए में भी मुनाफा दे रही थी, 150 रुपए में भी मुनाफा दे रही थी, आज वो 400 और 600 रुपए में उसको खरीदा जा रहा। मैं बहुत गंभीरता से ये आरोप लगाता हूं कि ये मौत का तांडव होने दिया गया, प्रोडक्शन का ऑर्डर नहीं किया गया। हमारे देश से वही सीरम इंस्टीट्यूट बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाता है और अमेरिका और दूसरे देशों को सप्लाई करता है, लेकिन हमारे देश में उत्पादन नहीं करता है। वो अभी हमारा आधार पूनावाला चले गए इंग्लैंड, 2400 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां, लेकिन उनको हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने भी क्या मदद मांगने पर उसको मदद दी। अगर ये काम किया जाता कि कैसे उत्पादन बढ़े, कैसे वैक्सीन का, आज आप समझिए ना, इस देश में वैक्सीन अगर देना है पूरे देश को 60% को देना है, तो अगर 1.4 अरब की आबादी है तो 84 करोड़ को वैक्सीन 1 डोज चाहिए, डबल डोज आप दुगना कर लीजिए। उतना उत्पादन कितने समय में होगा, कितने समय में हम कोविड से मुक्ति पाएंगे, इसका कोई रोड मैप लेकर आया गया है क्या?
कोई रोड मैप नहीं है। हमने 28 अप्रैल को, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 28 अप्रैल को ये आधार पूनावाला ने कहा, ट्वीट तो उन्होंने 2 दिन पहले किया, लेकिन 28 अप्रैल की तारीख को उन्होंने कहा कि हमें पूरे पैसे मिल गए हैं एडवांस में और हम 15 करोड़ का और हम उत्पादन करने जा रहे हैं। 1 मई को आप कैंपेन चला रहे हैं पूरे देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने के लिए। आप ऑर्डर 28 अप्रैल से कर रहे हैं। प्रोडक्शन का उस आंकड़ा तो देख लीजिए कैसे संभव था। कई सारे सवाल आपके हैं प्रेम कुमार जी, वो सरकार के कामकाज को लेकर है, लेकिन मैं एक मूलभूत सवाल आपसे जो करना चाहता हूं कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 30 अप्रैल 2021 को वैक्सीनेशन के संदर्भ में केंद्र सरकार की नीति पर प्रश्न खड़े किए गए। अपनी तरफ से ना इत्तेफाकी जाहिर की गई, अपनी तरफ से यह पूछा गया कि कंपनियों को ऐसी छूट कैसे दी जा सकती है। पर आज 5 मई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के जवाब में मौन व्याप्त है परिदृश्य में, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। इस मौन को लेकर कोई टिप्पणी देश के संजीदा पत्रकारों में शुमार प्रेम कुमार जी करना चाहेंगे? क्या माने कि सरकार की निगाह में सुप्रीम कोर्ट का कोई इकबाल नहीं रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था की टिप्पणियों का कोई मायने नहीं रहा? क्या इस प्रकार का कोई नजरिया प्रेम कुमार जी महसूस करते हैं? ये आपसे सवाल है। दरअसल हिमांशु जी, आपके सवाल का उत्तर मैं हाँ में देता हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल वो स्थिति आ गई है। जब सुप्रीम कोर्ट के मैंने लगातार गिनाए पिछले दौर में जो उनके कामकाज रहे, तो उसके बाद कई और उदाहरण भी हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट की, जो कि आप देखिए अयोध्या मामले में जिन्होंने फैसला दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी और तमाम लोगों को बरी किया, उस जज को उप लोकायुक्त बना दिया गया। जो जिस जज ने पी चिदम्बरम को जेल में रखा, उस जज को जिस दिन सेवानिवृत्त होना था 24 घंटे के भीतर नए पद पर पदासीन कर दिया गया। जब पोस्ट रिटायरमेंट इस तरह की चीजें होंगी तो अदालत का सम्मान सरकार क्यों करेगी? पोस्ट रिटायरमेंट के संदर्भ में अगर ये आग्रह रहेगा तो सरकारें भी सम्मान क्यों करेंगी अदालतों के संदर्भ में? ये प्रेम कुमार जी का एक निर्मन इस प्रकार से सोच पाता है। लेकिन मैं एक बार फिर जस्टिस सीबी पांडे साहब आपके पास आता हूं। इतना लंबा न्यायिक जीवन आपने जिया, क्या सरकार के स्तर पर कोर्ट की टिप्पणियों को इतना हल्के से लिया जाना पहले संभव रहा है? तो हम तो पहले देखते थे कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर कोई फरमान जारी कर देता था तो लोग हिल जाया करते थे। यहां सर्वोच्च न्यायालय इस देश के संदर्भ में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन पर एक टिप्पणी कर रहा है, एक दिशा दे रहा है, एक निर्देश पारित कर रहा है, और उसको लेकर भी कोई संज्ञान में लिया जा रहा हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे सीबी पांडे साहब इसके संदर्भ में? क्या अदालतों के आदेश के कोई मायने नहीं रहेगा इस देश में? ये लगता ये है कि जो अदालतें जो आदेश पारित कर रही हैं जी, वो सरकार के कन्वीनियंस को देख के पारित कर रही है जी, वो सख्ती से नहीं पारित कर रहे जी। वो हर बात में ये देख रही हैं कि सरकार को इससे कहीं इनकन्वीनियंस तो नहीं हो जाए जी। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण दिख रहा है कि सारी अदालतें कंफ्यूज। अब कंफ्यूज इस तरह से मैं कह रहा हूं कि ये तो बात सही है कि हेल्थ जो है आपका स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हेल्थ जो स्टेट सब्जेक्ट है वो अस्पताल में दवा की व्यवस्था करना, बेड की व्यवस्था करना, ये आपका हेल्थ सब्जेक्ट। लेकिन जब ये जहाँ ये महामारी फैली हुई है जिसमें आपके लिए अलग से कानून है, पैंडेमिक एक्ट है, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट का कानून है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पावर है कि जिस तरह से गाइडलाइन इशू करे वो कर सकती है। पिछले बार आपने पहली बार जब महामारी आई थी उसमें आपने देखा कि सारी गाइडलाइन जो इशू होती थी वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती थी। उस समय तो सारा सेंट्रल का लॉकडाउन से लेके डे टू डेट गाइडलाइन आप इशू करते थे। डेली सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी आते थे और नए नए गाइडलाइन इशू करते थे। इस बार तो ऐसा कोई गाइडलाइन देश में आ नहीं रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी जिम्मेदारी जैसे कि अपनी मन से यही समझ में मुझे आ रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए या अपनी जिम्मेदारी को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने सारी जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार। अब राज्य सरकारें जब आप उनको ऊपर देंगे तो राज्य सरकारों के पास सारे रिसोर्सेज तो है नहीं, न उनके पास टीका का रिसोर्स है, न उनके पास ऑक्सीजन के रिसोर्स है, न विदेश से उनसे विदेशों से जो सहायता लेने का रिसोर्स है डायरेक्टली वो सहायता भी नहीं ले सकती है।
तो राज्य सरकारों को जब आपने अधिकार दे दिया तो राज्य सरकारें हॉस्पिटल के दायरे के इर्द गिर्द वो जितना कर रही हैं और वो राज्य सरकारें पहले से ही इनके पास हेल्थ सिस्टम टोटल फेल हो चुका है। जो सामान्य तरह से वेंटिलेटर की व्यवस्था सामान्य जीवन में जो सामान्य हालात रहती है उसमें तो वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी इमरजेंसी में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले से जो राज्य सरकारें फेल हो चुकी है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको आपने जिम्मेदारी दे दी अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए। आप उस तरह से पूरे के पूरे, और ये सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट इसलिए मैं कराऊं कि वो कन्वीनियंस के हिसाब से ऑर्डर करे। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है जस्टिस सीवी पांडे साहब की कि अदालतें भी जैसे सरकारों की कन्वीनियंस के अनुसार आदेश दे रही हैं, उतनी सख्ती से आदेश नहीं है, इसलिए शायद अमल में नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर प्रेम प्रकाश पांडे जी आपके पास लौट कर आता हूं। इस देश का स्पष्ट जनादेश लेकर बैठे हैं आप, उसके बदले में क्या दे रहे हैं हम लोगों को? सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि से जो दिशाएं मिल रही हैं उनकी तरफ भी आपको कान देना गवारा नहीं है। किस मुग्धता के शिकार हो गए आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब जब सर्वोच्च न्यायालय हो और या जो भी अन्य न्यायालय जिसमें केंद्र सरकार से जो कुछ मांगा गया है वो सारी की सारी चीजें वहां पर प्रस्तुत की गई है। जहां तक वैक्सीनेशन का प्लान है, ऑक्सीजन का प्लान है, ये तो आप रोज जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ब्रीफिंग होती है उसमें भी है और कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत किया गया है। जहां तक कोर्ट को कन्विंस करने की बात है तो ये सरकार का भी काम है कि कोर्ट कन्विंस करे। और जैसा साकला जी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो हमारे जो 3 कॉलम है कॉन्स्टिट्यूशन के और उसमें सबके अपने अपने अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित है जी। अब प्रेम कुमार जी बोल रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, अब वो राम मंदिर का फैसला, अयोध्या का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जब उस समय खड़े होकर के और जिन लोगों ने जो बात कही थी कि भाई हमारा क्या अन्याय हो रहा है, तब बोल रहे थे कि भाई केंद्र सरकार दबा रही है। यही सुप्रीम कोर्ट जब केंद्र सरकार के खिलाफ निर्णय बोल रही है, एक्शन दे रही है, तो बोल रहे हैं कि नहीं कोर्ट ऐसा है। मतलब आप अपनी सुविधाओं के अनुसार सारा चीज करें, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप बिल्कुल 4th कॉलम हैं और 4th कॉलम जो है मैं बार बार कहता हूं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलम नहीं है, ये पब्लिक के द्वारा बनाया गया प्रेस और मीडिया है और इसलिए प्रेस और मीडिया को ये भी 4th कॉलम को इस बात को भी देखना होगा कि वे भी कहीं बायस ना हो। और इसलिए प्रेम कुमार जी आप तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पिछली बार पहली बार जब आया था पेंडेमिक इसमें आप सबने देखा कि रोज जब बैठकें होती थी स्टेट गवर्नमेंट बार बार लॉकडाउन करने के अपने अधिकार मांगती थी। अब जो राहुल गांधी जी पहले लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे आज वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दो पूरे देश में। तो ये जो चीजें हैं 6,000 रुपया बोले सारे लोगों को दे दो। अच्छा आप अपने स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां पर तो दे नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। और जहां तक वेंटिलेशन ऑक्सीजन प्लांट का है इस पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर जो है वेंटिलेशन के भी दिए, वेंटिलेटर भी दिए हैं, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए भी उन्होंने फंड दिए थे, ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन भी किए थे। लेकिन जिसको लगाना है कार्य करने के लिए तो जो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी है नीचे तो वही काम करेगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास जी। आप तो प्रशासनिक रूप से दक्ष मंत्री भी माने गए, केवल विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे। 21 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा था दिल्ली को ऑक्सीजन दे दीजिए और 5 मई को भी सर्वोच्च अदालत कह रही है भैया कल तक कार्य योजना दे दीजिए। ये आपकी दक्षता है, ये आपकी कार्यकुशलता है, ये आपकी सक्षमता है। क्या मानते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं पर कुल मिलाकर लोगों को राहत नहीं दे सकते? एक सवाल। दूसरा, आपकी सरकार के जिम्मेदार मंत्री पीयूष गोयल समेत तमाम नेता अभी भी कह रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल भी जाके तुषार मेहता जी अदालत में कह दे रहे हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में? देखिए
देखिए, जहाँ तक ऑल इंडिया लेवल पे जो ऑक्सीजन की डिमांड और प्रोडक्शन है, उस दृष्टि से उनकी कमी नहीं है, लेकिन जो सप्लाई के जो सिस्टम डेवलप करने हैं और उसमें जो समय लग रहा है, और मेरे ख्याल से इतनी तेजी से जब से आदरणीय मोदी जी ने इस व्यवस्था को संभाला है, आप देखिए, चाहे ऑक्सीजन के लिए फॉरेन से बुलाना हो, चाहे आपके रेलवे, तो प्रेम प्रकाश पांडे जी कुल अभिभूत, उन्होंने एक बात कही, जब से मोदी जी ने संभाला है, महामारी जब से आई है तो संभालने में इतनी देर क्यों कर दी, ये तो पूरा देश पूछ रहा है। और जयप्रकाश जी के जहन में ये सवाल होगा। जयप्रकाश जी क्या कहेंगे आप प्रेम प्रकाश पांडे जी की दलीलों के संदर्भ में? कितने अभिभूत हैं, कितने संतुष्ट हैं, कितने आनंदित हैं हमारे सम्मानीय प्रेम प्रकाश पांडे जी की दलीलों से, केंद्र सरकार के पक्ष में जो वो पैरवी कर रहे हैं उनसे? मेरे इसमें दो पर्सन हैं जी। एक तो कपिल साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूं जी कि देश में कानून की इन्होंने बात कही। मैं वकील नहीं हूं जी, पेशे से, मैं राजनीति करता हूं। जब देश में पैंडेमिक एक्ट लागू हो गया तो स्वास्थ्य मंत्रालय को आप कैसे स्टेट मैटर कह सकते हैं जी? क्योंकि केंद्र में सारी शक्तियां फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की केंद्र में समावेश हो जाती है जी। अगर ये इस तरह नहीं होता, इस देश के लाखों किसान सड़कों पर बैठे हैं, इन्होंने वो मामला फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट का क्यों नहीं माना जी? जी, जब किसान जो खेती का है जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संघीय ढांचे में स्टेट मैटर है, वहां तो आप स्टेट मैटर इसको नहीं मान रहे, वो कह रहे सेंटर कानून बनाएगा। और यहां पर जब सेंटर फेल हो चुका है, अब यहां कहते हैं कि सेंटर क्या करे, स्टेट करेंगी। दूसरा मेरा प्रश्न ये है, प्रेम प्रकाश जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया पिछली बार कोरोना के लिए प्रधानमंत्री कोष में इकट्ठा हुआ कोविड के नाम से जी। और अब प्रधानमंत्री जी उसमें से पिछले दिनों मैंने परसों पढ़ा है 15-15 हजार रुपए स्टेटों को दे रहे हैं। इससे पहले पैसा क्यों नहीं दिया गया? क्या ये प्रधानमंत्री जी की या केंद्र सरकार की या स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी नहीं थी कि अपनी अपनी स्टेटों में जाकर के पूछोगे तुमने क्या किया, दूसरी लहर आ रही है? और कल एक पेपर में छप गया है कि तीसरी लहर इससे भी खतरनाक आएगी। आज भी केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही। और ये एक बात सही है प्रेम कुमार जी की कि आज तो प्रधानमंत्री जी देख देख करके ग्रांट देते हैं। जीएसटी का पैसा भी आप ये देखते हैं कि कौन हमारी सरकार है प्रदेश में, किसमें दूसरों की सरकार है। तो इस तरह की जो बंदर बांट हो रही है, प्रेम प्रकाश जी, इस भगवान को आदर्श मान करके चलो। आप तो धार्मिक सिस्टम में विश्वास करते हो, इतना ना बचाव करो केंद्र सरकार का कि केंद्र सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। और जहां तक बात है, देखो मैं बड़ा की भी सरकारें हैं, अगर वो भी गलत करें हम उनका भी विरोध करेंगे, लेकिन ये बात गलत है। आप जिस तरीके से केंद्र सरकार के बचाव में, मैं गुड़गांव की बात करता हूं, मैं हरियाणा की बात करता हूं जी, कि वहां पर लोग क्यों मर रहे हैं। आज दिल्ली के मरीज, अब मैं दिल्ली सरकार की बात करता हूं, दिल्ली सरकार में ऑक्सीजन के अभाव की वजह से हरियाणा प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वहां दिल्ली के लोगों का इलाज हो रहा है, लेकिन हम उसका विरोध नहीं कर रहे। हमारे हरियाणा के नागरिक वो कहते हैं अच्छा है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि उनकी व्यवस्था करना। ऑक्सीजन केंद्र का काम है, ये केंद्र की जिम्मेवारी थी कि स्टेट में कितनी ऑक्सीजन है। और हरियाणा प्रदेश का मैं आज ही बताता हूं, आपकी पार्टी के लोग तो ऐसे झूठी वाहवाही लेने में। एक कोविड सेंटर बनना था हमारे यहाँ, डिस्टिलरी है पानीपत में, सॉरी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कारपोरेशन की, डीआरडीओ वहां बना रहा है। और हरियाणा प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि मैं इसका निरीक्षण करने आया हूं। अरे भाई, जहां तुम्हारी जींद में जिम्मेवारी है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, अंबाला में कोरोना से लोग मर रहे हैं, गुड़गांव में कोरोना से लोग मर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौज ले रहा है। तो इस राजनीति को छोड़ दो, आप इस राजनीति को इस समय छोड़ दिया जाए, ऐसा आग्रह जयप्रकाश जी का। हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। कपिल साकला जी, मैं आपके पास में एक और अहम मसले पर चर्चा के लिए आना चाहता हूं। छोटे छोटे से भी विषय होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि अब ये सारे मामले हमारी अदालत में ही सुने जाएंगे। तमाम छोटे छोटे ये फिल्म अभिनेताओं के जो मामले हो जाते हैं अवमानना के, उन्हें भी एक अपील पर अदालतें एक जगह पर बुलवा लेती हैं। ये महामारी के संदर्भ में जो अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं मामले, और इसमें जो फजीयत हो रही है अदालतों की, कोई कोर्ट कोई आदेश दे रहा है, कोई कोर्ट कोई आदेश दे रहा है, कोई कोर्ट कोई आदेश दे रहा है। अभी इस बात पर बहस चल रही थी कपिल साकला साहब कि ये चुनाव क्यों कराए गए महामारी के दौर में।
तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिसमें यह फरमान जारी किया गया सरकार को कि किसी भी हालत में 30 अप्रैल से पहले चुनाव करा दिए जाने चाहिए। दूसरी तरफ मद्रास उच्च न्यायालय कह रहा है कि चुनाव आयोग जिम्मेदार है इस महामारी के लिए। तो आपसे जानने में दिलचस्पी है कि सर्वोच्च न्यायालय इस दौर में सारी याचिकाएं अपने पास क्यों नहीं बुलवा रहा है? क्यों अलग अलग अदालतों में ये सुनवाई चल रही है और अलग अलग निर्देश मिल रहे हैं? कुछ कहेंगे आप इसके संदर्भ में अपने अनुभव के आधार पर? हिमांशु जी, इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, मैं सिर्फ जयप्रकाश जी ने एक चीज कही थी, बहुत इज्जत करता हूं मैं इनको जी, इनकी, सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं कि शायद ये जो कह रहे थे वो एपिडेमिक एक्ट के बारे में कह रहे थे जो 2020 में अमेंड हुआ था जी। पर अप्रिशिएट ये करेंगे कि उसमें भी जो एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देता है जी। सेक्शन 2A जो उसमें अमेंड हुआ था वो ये हुआ था कि अगर कोई वेसल हिंदुस्तान के बॉर्डर में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इंस्पेक्ट कर सकती है, पहले वो पावर नहीं थी जी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि वो जो पावर है एपिडेमिक एक्ट में वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये होगी पहली बात, मैं सिर्फ ये एक चीज क्लियर करना चाहता था। दूसरा जो आप कह रहे हैं एकदम ठीक कह रहे हैं जी, कि जब दसियों केस अलग अलग स्टेट्स में चल रहे होते हैं जी, तो सुप्रीम जो होती है वो अपनी पावर के अंदर उन सबको अपने पास ले आती है फॉर लार्जर इंटरेस्ट जी। ये जो इश्यूज चल रहे हैं बहुत ही स्टेट सेंट्रिक चल रहे हैं जी। पर मैं ये जरूर उम्मीद करूंगा कि दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये सारे मैटर्स को ले ले और निष्पक्ष तरीके से उन सबको एक साथ सुने ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, ये सारी चीजें एक तरह से रेगुलेट हो सके और एक लार्जर पिक्चर की तरह से एक लार्जर पिक्चर इसके संदर्भ में बन सके। इसके साथ में कपिल साखला जी, जयप्रकाश जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, शायद मुझे लगता है कपिल साखला जी की बात के संदर्भ में वो हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार उनकी बात सुनते हैं और फिर कंक्लूड हम जो है प्रेम कुमार जी से करेंगे। जी जयप्रकाश जी। साखला जी, मैंने खुद कहा था मैं लॉयर नहीं हूं जी, लेकिन जब आप इसमें बात कह दी हेल्थ में, स्वास्थ्य में, तो आप खेती बाड़ी कृषि विभाग किसका है? स्टेट मैटर है ना। तो भारत सरकार क्यों पंगे ले रही है? लाखों किसान सड़कों पर बैठे हैं, वो ये क्यों नहीं कह देती कि स्टेट गवर्नमेंट फैसला करे? वो उसमें क्यों कैसे सेंटर का एक्ट लागू कर लेते हैं? ये जयप्रकाश जी की दलील है। अगर स्वास्थ्य का विषय राज्य का संदर्भ में करार दे रहे हैं, एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत भी राज्य का विषय करार दे रहे हैं, तो ये खेती भी तो देश के संविधान के तहत राज्य का विषय है। तो इसमें कानून बनाने के लिए इतना उतावलापन केंद्र ने क्यों जताया, क्यों दिखाया? ये सवाल जयप्रकाश जी का है। जननेता है, बात पे विचार करना चाहिए। आने वाले समय में शायद हम विचार करें। लेकिन प्रेम कुमार जी, आखिरी बातचीत के लिए, इस महामारी के दौर में कौन कहां बचेगा पता नहीं, पर अदालतों का सम्मान बचेगा या नहीं बचेगा, इसके संदर्भ में आपसे आखिरी टिप्पणी चाहिए, क्योंकि अदालतें रोज फरमान जारी कर रही है। मैंने चर्चा की शुरुआत जहां से की थी, पर पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि उन फरमानों पर कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा पहले दिखाई नहीं देता था। इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी, आखिरी टिप्पणी। मैं रिटायर्ड जज साहब पांडे जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी सरकार की सहूलियत के हिसाब से अदालतें फैसला देना बंद करेगी तभी उसका सम्मान बचा रह सकता है, अन्यथा बचा नहीं रह सकता। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ प्रेम प्रकाश पांडे जी का, कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट की का जो रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल निश्चित रूप से होता है। आप पूरी तरह से कांग्रेस की सरकारों का विरोध कीजिए, वहां की सरकार के फेलियर को सामने लाइए, लेकिन देश में आज भी सबसे ज्यादा डबल इंजन की सरकारें हैं। राज्य सरकार बोल करके आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ये बात मैं कहते हुए अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। तो हम कुल मिलाकर बातचीत के अंतिम विराम पर आते हैं। कुल मिलाकर दो लोगों का इकबाल दांव पर है, एक न्यायिक अदालतों का और दूसरा नरेंद्र मोदी का अपना इकबाल दांव पर है। इस देश ने 3 दशक के बाद किसी एक नेता के संदर्भ में इतना स्पष्ट जनादेश दिया। वो जनादेश इस समय परीक्षा के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि पूरा देश महामारी की चपेट में है। ऐसे में किसी राज्य सरकार का नाम लेकर, किसी मंत्री का नाम लेकर उस लड़ाई को हल्का नहीं किया जाता, जिसको जीतने की उम्मीद हम नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात अदालतों के संदर्भ में, इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहा, इसके संदर्भ में सबसे बड़ी उम्मीद अदालतों से रही कि अगर कहीं कोई ज्यादती होगी तो अदालतें इस देश के संविधान की और इस देश के लोगों की रक्षा करेंगी। जैसा सीबी पांडे साहब ने कहा, जीने का अधिकार संविधान से हमें मिला है और उस अधिकार को सुरक्षित रखना अदालत का काम है। उम्मीद है अदालत हमारे इस अधिकार के प्रति ज्यादा संवेदनशील होगी बजाय सरकारों के। इस उम्मीद के साथ आप सभी भाईमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर मशहूर शायर राहत इंदौरी का लिखा हुआ है। राहत इंदौरी ने जो लिखा
वो जनता की ओर से इस देश के और प्रदेश के हुक्मरानों के लिए संदेश। जनता ये कहती है कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं तुझ पे कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। इस देश के राजनेताओं के संदर्भ में यह सवाल जनता का है। आप पे भरोसा किया है, हमारे भरोसे का हिसाब देने का समय आया हुआ है। जब आपकी उम्मीद कि आप हमारी सुरक्षा के लिए वो सारे कदम उठाएंगे जो इस समय जरूरी है। इस अपेक्षा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सादर प्रणाम।